welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 001 important question. If the estimated equation is given as y is equals to 1.5 plus 0.37 x1 minus 0.5 x2, where the standard error are given as 1.7, 0.21 and 1.5 respectively. Interpret the results and test the significance of the estimates. Figure in the parentheses below indicates standard error. So the equation is y is equals to 1.5 plus 0.37 x1 माइनस 0.5 x2. सो पहले हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को. तो देखो जो 1.5 है वो इंटरसेप्ट टर्म है. ये बताता है एवरेज वैल्यू ऑफ y जब x1 और x2 ज़ीरो होंगे. जब हम x1 को भी ज़ीरो पुट करेंगे x2 को भी ज़ीरो तो y की वैल्यू ऑन एन एवरेज 1.5 होगी. तो ये 1.5 एक इंटरसेप्ट टर्म है दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ज़ीरो. नाउ नेक्स्ट 0.37 क्या है? पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट या पार्शियल स्लोप टर्म है. जब x2 कांस्टेंट है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि x2 को हमने कांस्टेंट लिया है, इट इम्प्लाइज दैट बाय होल्डिंग x2 कांस्टेंट अगर हम x1 को एक यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे तो y ऑन एन एवरेज 0.37 यूनिट से बढ़ेगा. तो यही लिखा है. इट इम्प्लाइज दैट होल्डिंग x2 कांस्टेंट इफ़ x1 इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन ऑन एवरेज y इंक्रीजेज बाय 0.37 यूनिट्स. या फिर एक चीज़ और बोल सकते हैं, अगर हम x2 को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं और x1 एक यूनिट से कम होता है, डिक्रीज़ करता है, तो y ऑन एन एवरेज 0.37 यूनिट से फॉल करेगा. नाउ नेक्स्ट माइनस 0.5 भी पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट या पार्शियल स्लोप टर्म है विच इम्प्लाइज दैट अगर x2 एक यूनिट से बढ़ेगा तो y ऑन एन एवरेज 0.5 यूनिट से फॉल करेगा जब x1 कांस्टेंट होगा. तो यही है. इट इम्प्लाइज दैट बाय होल्डिंग x1 कांस्टेंट इफ़ x2 इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन ऑन एन एवरेज y डिक्रीज बाय 0.5 यूनिट. और अदर वे में क्या बोल सकते हैं, अगर x1 को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है या कांस्टेंट होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और x2 को अगर हम एक यूनिट से फॉल कराएंगे, मतलब एक यूनिट से डिक्रीज़ होगा x2, तो y ऑन एन एवरेज 0.5 यूनिट से इंक्रीज़ होगा. नाउ विल डू टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेट विल कंडक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो फर्स्ट इज द नल हाइपोथेसिस इज h0 is equals to beta 1 equals to 0. That is the partial regression coefficient has no significance or is insignificant. And alternative hypothesis is beta 1 is not equals to 0. That is the partial regression coefficient is significant. We'll conduct here the two-tail test. So now we'll use t-test to test the null hypothesis. So t-test is nothing but t is equals to beta 1 cap plus standard error of beta 1 cap. So what is beta 1 cap in the equation? तो मैंने इक्वेशन लिख दिया दोबारा. y is equals to 1.5 plus 0.37 x1 जिसका स्टैंडर्ड एरर 0.21 माइनस 0.5 x2 जिसका स्टैंडर्ड एरर 1.5. तो हम पहले टी टेस्ट करेंगे. तो बीटा 1 कैप की वैल्यू दे रखी है 0.37 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 कैप क्या है 0.21, जो पैरेंथेसिस में दोनों को डिवाइड करेंगे वैल्यू होगी 1.7619. देखो सिंस हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन भी नहीं गिवन हमें, ठीक है. सो एन नहीं गिवन तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं निकाल सकते, ठीक है, विच इज़ n माइनस के, तो वो भी नहीं निकाल सकते. ऑल्सो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दे रखा जिस पे हम लोग t की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि t की क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी चाहिए और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चाहिए. तभी देख लो, तब इसी के रीज़न से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट दैट इज टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम के नॉट बी कैलकुलेटेड. अब हम एज्यूम कर रही है, एजम्पशन है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन. सपोज करो अगर हमें n दे रखा हो तो 32, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है n माइनस के, दैट इज़ 32 माइनस 3 29. हमने अल्फ़ा लिया था 0.05 या 5%. सिंस हमने टू टेल टेस्ट लिया तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ टी अल्फ़ा 2. सिंस अल्फ़ा 2 कितना हो जाएगा 2.5 या 0.025, तो टी 0.025 कॉमा 29, ये टी क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी 2.045. अब देखो सिंस टी की जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है वो लेस देन है टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के, दैट इज़ टी की वैल्यू इज़ लेस देन टी 0.025 कॉमा 29. तो हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट करेंगे h0, दैट इज़ बीटा 1 इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट. दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल वेयर आई हैव टेकन assumption regarding n
and alpha. Well, in the question they will give you the values of n and alpha to calculate and find the critical value of t, and accordingly you will decide whether to reject or do not reject or null hypothesis. Similarly, we'll do another hypothesis testing of beta 2 coefficient. So h naught is beta 2 is equals to 0, h1 is beta 2 नॉट इक्वल टू 0 वही है. तो नल हाइपोथेसिस बोलते हैं कि बीटा 2 इज स्टैटिस्टिकली, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट. ये बोलते हैं रिग्रेशन पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. हम टी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे बीटा 2 कैप डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 कैप. बीटा 2 कैप की वैल्यू दे रखी है -0.5 और स्टैंडर्ड एरर की 1.5. सिंस हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो नेगेटिव हट जाएगा, तो हो जाएगा 0.33. देखो अब हमें कैलकुलेट करना है टी अल्फ़ा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो हमें इसके लिए हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए अल्फ़ा. ठीक है, जो क्वेश्चन में होगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चाहिए टू कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज़ n माइनस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे. और अगर टी की वैल्यू टी अल्फ़ा बाई 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से टी की वैल्यू कम है टी अल्फ़ा और कॉमा मतलब क्रिटिकल वैल्यू से, दैट इज़ टी अल्फ़ा बाई 2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, तो हम डू नॉट रिजेक्ट टच नॉट करेंगे, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट है. और अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन है टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट, दैट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट है सिग्निफिकेंट. और हमने यहाँ टी अल्फ़ा बाई 2 क्यों लिया है? अल्फ़ा बाई 2 इसलिए लिया क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है. अगर सिंगल टेल टेस्ट होगा तो हम सिर्फ टी अल्फ़ा लेंगे कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेंगे, फिर 2 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा. ये सिर्फ 2 इसलिए हुआ है क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है. 1 टेल टेस्ट में चाहे वो लेफ़्ट साइड वाला हो या राइट टेल टेस्ट हो या लेफ़्ट टेल टेस्ट हो, जो भी हो, उसमें हम टी अल्फ़ा जब क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लेंगे टी अल्फ़ा कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. बट सिंस ये 2 टेल टेस्ट है इसलिए हमने टी अल्फ़ा बाई 2 लिया, क्योंकि हमें कोई इकोनॉमिक सेंस या इकोनॉमिक रिलेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि इधर सिर्फ वाई x1 x2 दे रखे, कोई रिलेशन प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं पता था हमें कि एग्जैक्टली क्या x1 x2 डिफाइन नहीं कर रहा क्वेश्चन में. अगर कुछ डिफाइन कर रखा कि x1 ये है x2 ये है तो हम अकॉर्डिंगली फिर 1 टेल टेस्ट ले सकते थे अगर हमें पता होता कि उनके इकोनॉमिकली रिलेशन क्या है y के बीच में, x1 और x2 के बीच में. बट यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सो वी कैन नॉट एज्यूम दैट. So that was it guys. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.